हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2 ज्योग्राफी बुक का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वॉच नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो लेक्चर को वॉच कर लें, देन पार्ट सेकंड को वॉच। अब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो यूपीएससी हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी आप 6 से 12 तक कर लेंगे तो आपके लिए इजीली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके नोट्स भी बनाएं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके नोट्स बना लें, ताकि आप एग्जाम टाइम पर उसकी रिवीजन अच्छे से कर, क्योंकि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए एनसीईआरटी बुक बहुत ज़रूरी होती है। तो एनसीईआरटी ही पढ़ें और साथ ही साथ उसके नोट्स बना लें। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। चैप्टर 2 है। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इन्हें अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको रिलेटेड क्वेश्चन भी जानने हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। मैं अभी चैप्टर वाइज करा रही हूँ। चैप्टर 2 है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। चैप्टर का नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके होंगे कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पहले अध्याय में आपने क्या पढ़ा है कि जो पृथ्वी है हमारी गोलाकार की नहीं थी पहले, और ये उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा माध्य थोड़ी उभरी हुई थी। और जो पहली जब पृथ्वी थी तो वो कैसी थी, उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी थी और थोड़ी उभरी हुई थी। और आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कैसी दिखाई देती है, और आप ये भी कल्पना कर सकते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो पहले कैसे दिखाई देती थी। आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जो हमारी पहले की पृथ्वी थी वो कैसी थी। जैसे अर्थ था इस तरीके से बनी हुई थी हमारी पृथ्वी, ग्लोब जिसे ग्लोब कहा जाता है, ये कैसी दिखाई देती थी। और इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपका अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखेंगे। और आपको इसे जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कहाँ देखेंगे, इस कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखेंगे। और ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। और जो ग्लोब है वो पृथ्वी का एक लघु रूप है, वास्तविक ग्लोब रूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। जो ग्लोब है मतलब जो पृथ्वी है हमारी विभिन्न आकार की हो सकती है। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, जो आसानी से जो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं लिए जा सकते। और पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं, जिसमें हवा भरी जा सकती है। ऐसे ग्लोब भी होते हैं जिसमें जो है हवा भरी जा सकती है और वो क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए आसानी से जा सकते हैं। और ग्लोब स्थान नहीं होते। जो ग्लोब है मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो स्थान नहीं होती, वो चारों तरफ आसमान के चारों तरफ जो है वो घूमती रहती है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। और जो पृथ्वी है हमारी किस तरीके से घूमती है, जैसे वो पहिया नहीं होता एक लट्टू जो बच्चे घुमाते हैं, तो उस तरीके जो है हमारी पृथ्वी है वो है। और ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। और महाद्वीपों को क्या उनके सही आकारों में दिखाया जाता है। और पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। और इसका मतलब पृथ्वी का वर्णन करना जो है वो कठिन है। और ये प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। और यह गणना की जा सकती है जो पृथ्वी की जो स्थान है वो कैसे बताई जा सकती है। और कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। और इससे क्या होती है, कुछ बिंदुओं की रेखाओं की आवश्यकता होती है। और इसमें इस अवस्था में होती है पृथ्वी, जो इस अवस्था में होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिति ऐसी होती है जिसे क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। और ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनमें होकर सुई गुजरती है। और ग्लोब पर जो दो बिंदु होती हैं जिनसे होकर क्या है, सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जो ग्लोब है वो किस तरीके से घुमाया जा सकता है, पश्चिमी की ओर उसे घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। और याद रखें कि जो इन दोनों में एक अंतर है, जो कि
पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। याद रखा जा सकता है कि जो पृथ्वी है, क्या उसमें कोई सुई होती है? वो किसी भी तरह घूम सकती है, उस पर कोई सुई नहीं होती है। वे अपने अक्ष पर होकर चारों तरफ घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत व्रत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विषुवत व्रत कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कि ये एक काल्पनिक रेखा है जिसे 2 बराबर भागों में बांटते हैं और इसे विषुवत व्रत कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, और ये दोनों के बराबर क्या होते हैं? आधे आधे भाग होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती हैं एवं ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ये क्या है? कि इस प्रकार जो विषुवत व्रत है वह पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है और ये सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, जिसे ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर व्रतों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। किसे समांतर रेखा कहा जाता है? जो विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर व्रतों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को एक अंश में मापा जाता है और इन अक्षांशों को एक अंश में मापा जाता है। किस तरीके से मापा जाता है? अक्षांश आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध विषुवत व्रत है ये हमारा, ये हल्की हल्की बिंदी है, और 20 डिग्री उत्तर की तरफ जाती हैं रेखाएं, और 40 डिग्री उत्तर की तरफ, और 60 डिग्री उत्तर और 80 डिग्री उत्तर ध्रुव। डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मापा जाता है। विषुवत व्रत 0 अंश अक्षांश को दर्शाती हैं, और जो विषुवत व्रत है वो किसको दर्शाती है? 0 अंश को दर्शाती है। आप देख सकते हैं डायग्राम में भी जो बिंदु है वो क्या उत्तर को दर्शा रहा है, उत्तर ध्रुव को दर्शा रहा है, और ये विषुवत व्रत 0 अंश को दर्शाती है। चौकी विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के व्रत का एक चौथाई है, और इसका माप होगा कि 360 डिग्री अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तर ध्रुव को दर्शाते हैं। क्या है? विषुवत जो है वो दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्तों का एक चौथाई है। क्या है? पृथ्वी का ये एक चौथाई है, जो कि 360 अंश का एक चौथाई यानी 90 अंश, और इसी प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है और ये 90 अंश दक्षिणी अक्षांश ध्रुवीय को दर्शाता है। और इसी प्रकार विषुवत व्रत के उत्तरी की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और समांतर सभी रेखाओं को क्या कहा जाता है? उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, जो कि विषुवत व्रत के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, और जो दक्षिण की तरफ स्थित हैं उन्हीं समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में, इसमें भी आप देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपने स्थान से दूसरे तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं? मतलब दूसरे कोण से जब आप अपने माप को नापेंगे तो आप अपने अक्षांश को नाप सकते हैं। और चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजेंट दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत व्रत के 20 अक्षांश उत्तर में एवं पोले हॉरिजॉन्टे विषुवत व्रत के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। आप डायग्राम के माध्यम भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम विषुवत व्रत से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार जो है वो घट जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे अक्षांशों का जो वो डायग्राम है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। जैसे दक्षिणी शीतकटिबंधी में कितना है? 66/2 है दक्षिण ध्रुव। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध मकर रेखा हमारी 20
3 1.5 दक्षिण ध्रुव, दक्षिणी अक्षांश विषुवत व्रत 0 डिग्री सेल्सियस पर है। उष्ण कटिबंधीय कर्क रेखा, उत्तर शीतोष्ण कटिबंधीय उत्तर ध्रुव व्रत, उत्तर शीत कटिबंधीय हमारा 66/½ उत्तर एंड उत्तरी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव क्या है हमारा हाफ, जो मकर रेखा को काट कर जाता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत व्रत 0 डिग्री सेल्सियस, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर की तरफ है तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी की तरफ एंड अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। तो समांतर रेखाएं क्या, तो जो विषुवत व्रत है वो हमारे 0 डिग्री सेल्सियस पर है और जो उत्तरी ध्रुव है वो हमारा 90 डिग्री सेल्सियस पर है, जो कि उत्तरी तरफ है, और दक्षिणी ध्रुव में है हमारा 90 डिग्री सेल्सियस जो कि है दक्षिण तरफ। और ये 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखा भी हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 उत्तर और 2 दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा। दक्षिण गोलार्ध में कौन सी है, मकर रेखा, और उत्तरी गोलार्ध में हमारी कौन सी रेखा है, रेखा कर्क रेखा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ हमारी कौन सी रेखा है और कितने डिग्री सेल्सियस पर है। तो उत्तरी गोलार्ध पर हमारी कर्क रेखा है और दक्षिण गोलार्ध पर हमारी मकर रेखा है, जो कि 23 दक्षिण और विषुवत व्रत के 66 उत्तर में, और उत्तर ध्रुव व्रत और 4 है हमारा विषुवत रेखा 66 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत पर है। नेक्स्ट है जैसे कि इस डायग्राम में 2.4 कि सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलते हैं। जो टॉर्च का जो वो प्रकाश है वो तेज पर कम और क्षेत्र पर फैलता है। पृथ्वी के ताप कटिबंधीय कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ग में एक बार ध्रुव में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में हम सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ये प्राप्त होती है, जिसे कि क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। पृथ्वी के ताप कटिबंधीय क्या है कि कर्क रेखा और जो मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश हैं सूर्य के एक तरफ एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर होती है। जो दोपहर में क्या होती है, एक बार ऊपर सिर के ऊपर होती है, जिसे क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, जो कि क्या है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। दोपहर का जो सूर्य होता है वो कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, मतलब जो सामने सिर पर पड़ता है वो नहीं होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। ध्रुव की तरफ क्या होती है, सूर्य की तिरछी किरणें होती हैं, जिससे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान माध्य रहता है। उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में जो मकर रेखा है वो क्या होता है, ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान माध्यम रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र का तापमान माध्यम होता है। उत्तरी गोलार्ध की तरफ भी और दक्षिण गोलार्ध की तरफ जो तापमान होता है वो माध्यम होता है, जिसे क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत का एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए ये शीत कटिबंधीय कहलाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच के ठंडा होता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में, जिसे क्या कहा जाता है, शीत कटिबंधीय कहा जाता है। देशांतर रेखाएं आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देशांतर रेखाएं कौन सी कहाँ पर हैं और किस उससे हैं। तो देशांतर रेखाएं किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है, और कुछ और आवश्यकताएं जानकारियों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंग द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरीशस द्वीप एक ही अक्षांश
20 डिग्री सेल्सियस दक्षिण पर स्थित है और उनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ये जानना जरूरी होगा कि हिंद महासागर में जो स्थित मॉरिशस द्वीप है वो 20 डिग्री सेल्सियस दक्षिण पर स्थित है और ये सही स्थिति जानने के लिए हमें ये पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है और इस संदर्भ रेखाओं को देशांतर यमांतर कितनी है, यमांतर कहते हैं, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर देशांतर के अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। क्या किया जाता है कि उनके बीच की जो दूरी होती है मकर रेखा और कर्क रेखा के मापा जाता है, उन्हें मापा जाता है और उनके अंश को मिनट तथा मिनटों के सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुव एवं शून्य हो जाती है और जो इनकी जो स्थिति जो है वो घटती जाती है, उनका जो ध्रुव है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है और जहाँ सभी देशांतरी यमांतर आपस में मिलती है, जिससे क्या होती है देशांतर जो रेखाएं वो आपस में मिल जाती हैं और अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यमयोत्रों की लंबाई समान होती है। इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था तथा सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर कितनी गिनती शुरू की जाए और यह यमोत्तर को गुमराह योत्र कहते हैं। क्या कहा जाता है कि अक्षांश रेखांश से भिन्न जो स्थिति है उस देशांतरी यमोत्तर की लंबाई समान होती है, जिसे निश्चय किया जा सकता है ग्रीनिच तथा ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है और इस यमोत्तर को गुमराह यमोत्तर कहते हैं और ये 0 डिग्री देशांतर है तथा 180 पूर्व की तरफ है और 180 पश्चिमी की तरफ गणना करते हैं और प्रमुख यमोत्तर तथा 180 यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्व गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पूर्व का उपयोग करते हैं और ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है और अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यमोत्तर के द्वारा बने ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप इस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में ध्रुवी 20 डिग्री सेल्सियस उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री सेल्सियस पूर्वी देशांतर पर स्थित है और अब इस बिंदु को देखें कि जहां वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये बिंदु ध्रुवी की सही स्थिति को दर्शाती हैं, जो है 180 डिग्री यमोत्तर को मिलकर और 180 डिग्री पश्चिमी तक गणना करते हैं और 180 पूर्व और 180 पश्चिमी यमोत्तर को एक सही रेखा दर्शाती हैं, जो कि 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। और इसको समझने के लिए कागज का समान दूरी वाली 37 तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती हैं। आप डायग्राम के माध्यम भी समझ सकते हैं कि ग्रिड की तरफ कितने मतलब प्रमुख यमोत्तर की साइड कितनी डिग्री सेल्सियस है विषुवत वृत्त और दक्षिणी तरफ कितना डिग्री सेल्सियस है विषुवत वृत्त। और इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली 37 तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा 37 रेखाओं को का खा गा घाड़ा अक्षरों से व्यक्त करते हैं। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं 37 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं
वहाँ कुछ छोटे व्रत खींचे हैं और इन छोटे व्रतों को आ, बा, सा, दा तथा धा नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं एवं देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। तो क्या है, इसको समझने के लिए क्या किया जाता है कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती हैं और उन पर क्या गिनती लिखी जाती है 1 2 3 4 तथा क्षैतिज रेखाओं पर क्या लिखा जाता है का खा गाढ़ा छा अक्षरों पर व्यक्त किया जाता है और वहाँ कुछ छोटे छोटे व्रत खींचे जाते हैं जिससे कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों पर व्यक्त करती हैं। आप डायग्राम भी देख सकते हैं। डायग्राम प्रशांत महासागर, हिंदू महासागर कहाँ पर है, यहाँ इंडिया के नीचे है पर हिंदू महासागर, और प्रशांत महासागर कहाँ है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। और कितने डिग्री सेल्सियस है 10। और अंटार्कटिक डायग्राम भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, आप ये देखेंगे कि व्रत आ खा उत्तरी अक्षांश तथा एक पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य व्रतों की स्थिति ज्ञात करें। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर एवं सूर्य जिससे समय अक्षांश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों को पर दोपहर होगी। देशांतर और समय क्या है कि समय को मापने का सबसे अच्छा जो साधन है वो पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है और ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, जिससे स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा लगाया जा सकता है और दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। और चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और वे स्थान को ग्रीनिच के पूर्व में है और जो स्थान कहाँ पर है वो ग्रीनिच के पूर्व में है और उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा और उनका समय जो है वो ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है और जो क्या है पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। जो पश्चिम में है वो समय उनका पीछे होगा, जो उत्तर में उनका समय आगे होगा। और समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अंश पर 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में कितने अंश पर घूमी जा सकती है 360 डिग्री पर। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में कितने अंश पर घूमी जा सकती है। तो कितने अंश पर घूमी जा सकती है 360 पर। यह भी पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वी एक बार में कितने टाइम चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है वे 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में एक घूमती है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वह 1 घंटे में कितने मिनट और कितने सेकंड घूमती है। तो 1 घंटे में कितने मिनट सेकंड घूम सकती है वो 50 डिग्री एवं 4 मिनट में एक बार घूमती है। और इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तथा ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15×4 = 16 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय 1 घंटा आगे वे दोपहर का 1 बजे होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री सेल्सियस पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटे पीछे होगा, यानी कि सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। तो क्या कहा जा सकता है कि 24 घंटे में जो पृथ्वी है अपने अंश पर 360 बार घूमती है और 1 घंटे में 15 डिग्री सेल्सियस एवं 4 मिनट में एक बार घूमती है। जब 12 बजते हैं दोपहर के तो ग्रीनिच पर पहुंचने में से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा और 4 = 60 मिनट ग्रीनिच के समय में 1 घंटा आगे होगी। और जब दोपहर का क्या बजा होगा 1 बजा होगा और ग्रीनिच से 15 पश्चिम के समय ग्रीनिच समय के 1 घंटे पीछे होगा, यानी जब 11 बजे होंगे तो इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य अंश पर अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, जब किसी भी अक्षांश पर जो क्या होता है सूर्य अपने अक्ष पर होता है तो दोपहर में उसी समय घड़ी में 12 बजते हैं और उसी समय क्या बजते हैं 12 बजते हैं।
इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यमोत्तर पर सबसे स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। क्या होता है? उदाहरण के लिए देशांतर से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारक तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी भी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री पूर्व 30 डिग्री पूर्व को मानक यमोत्तर माना गया है। इसी यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा और 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा, जिससे कि देश का मानक समय माना जाए और 82 डिग्री सेल्सियस पूर्व की और 30 पूर्व को मानक यमोत्तर माना गया है, जिससे कि भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। जो कबीर है वह भोपाल के एक छोटे से नगर में रहता है और वे अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच है। लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। भारत के समय अनुसार मैच समय के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर होगा? कबीर और भोपाल के एक छोटे से नगर में रहते हैं और कबीर आलोक से कहता है कि जो है मैच जो है वह दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जो कि मैच समय के अर्थात जो भारत में है जो 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त होगा। कि भारत में एक इंग्लैंड के बीच में समय क्या अंतर है। और भारत में ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे, जो यहाँ का समय है भारत का वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है? जब भारत में क्या होगा 5 घंटे 30 मिनट आगे है और लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में कितने बजे होंगे? 7:30 बजे होंगे। और कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 घंटे के समय क्षेत्रों में बांटा गया है और इसी प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। जो भारत के ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री में स्थित है, जहाँ की ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जब लंदन में 2 बजे होंगे तो भारत में कितने बजे होंगे? 7:30 बजे होंगे। और पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और इसी प्रकार समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। तो फ्रेंड्स ये होता है चैप्टर कंप्लीट। इसके क्वेश्चन है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन क्या क्या है हमारे? पृथ्वी का सही आकार क्या है? ग्लोब क्या है? कर्क रेखा तथा अक्षांशीय मान क्या है? पृथ्वी के 3 तप कटिबंधीय कौन से हैं? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आपको अगर अपने चैप्टर को ध्यान से सुना होगा तो आपको इन क्वेश्चन को इजीली कवर कर पाएंगे। ये सभी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। एक बार आप कोशिश करके देखें, इन क्वेश्चन का आंसर निकाल कर देखें। अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो मैं इन क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहे। और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम पृथ्वी की गतियाँ, जो है कि चैप्टर 3 है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो के